काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने कहा जी कि किसी भी हाई कोर्ट के जज ने मुझे ये नहीं बताया है कि उसके जो जुडिशियल मैटर्स हैं उसके ऊपर इंटरफेरेंस की जा रही है। जब से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हूं और सुप्रीम कोर्ट में आया हूं, मुझे सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आई है। आज ये बात कर रहे थे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से, और उन्होंने कहा जी कि मुझे किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस की खबर किसी भी हाई कोर्ट से नहीं आई है। लेकिन उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन 6 जजेस का जिन्होंने कि उनको लेटर लिखा था और कहा था कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ लोग जो हैं उनके फैसलों के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी देने के लिए वो कैसे वो निभाएं, क्योंकि उनको इंटिमिडेट जो है वो किया जाता है। लास्ट मंथ ये जो जस्टिसेस थे, जस्टिसेस मोहसिन कियानी के, तारिक जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज खान, अरबाब मोहम्मद तारिक और समन इम्तियाज जो थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उन्होंने कहा था जी कि हमको बताएं, हमको गाइडेंस दें कि हम ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस है इसको कोर्ट के अफेयर्स में से किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आज जनाब इन्होंने बात की। आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही थी, और उसी सिलसिले में जो रईसी साहब जो हैं प्रेसिडेंट उनके ईरान के, इब्राहिम रईसी, वो आए हुए थे। तो उसके ऊपर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने कहा था, नाम तो नहीं लिया था पाकिस्तान का, लेकिन कहा था कि जो जो कंट्री ईरान के साथ दोस्ती बनाएगा या उसके साथ जो है कोई भी किसी किस्म का बिजनेस करेगा उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। डिस्पाइट यूएस की ये वार्निंग के, आज जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है ये बिल्कुल जाएगी, इट विल गो अहेड, और जो भी हर्डल्स हैं इसके रास्ते में उनको खत्म किया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि ईरान ने अपनी तरफ की पाइपलाइन पूरी कर ली है और पाकिस्तान को काफी एक्सटेंशंस दे चुका है वो कि आप अपने हिस्से की पूरी करो, जो नहीं की। और ईरान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है कि अगर आपने ना किया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके ऊपर जो हैं वो टैक्सेस जो हैं फिर लगाए जाएंगे आपको, यानी पनिश किया जाएगा उसके लिए अगर आपने ना अपने, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है जी कि हम जो हैं ईरान और पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो हैं वो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यूरोपियन यूनियन और वेस्ट है उसकी बेतहाशा इंटरफेरेंस जो है इस इलाके के अंदर बढ़ गई है, और अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसराइल को एक खास तरीके से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो इब्राहिम रईसी साहब का विजिट था पाकिस्तान का, उसको उन्होंने इंतहाई सक्सेसफुल और ग्रेट डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान का। उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी हैरत होती है वेस्ट की हिपोक्रेसी और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, और उनके जो लैक ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, किसी के लिए कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, किसी के लिए कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, इजराइल के लिए उनके कुछ और हैं, बाकी दुनिया के लिए कुछ और हैं। तो ये जो है बड़े अफसोस की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म जो है एक बड़ा इशू है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, हम दोनों को इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और हमने इसके ऊपर बातचीत भी की है। इसके साथ साथ जो अभी कुछ दिन पहले पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जो कहा था कि इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो एक डील एक्सेप्ट करें, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि कोई ऐसी डील एटलीस्ट हमारी तरफ से इमरान खान साहब को नहीं भेजी गई, और ना ही हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये डील करें। अगर कोई और कर रहा है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि कराची में गए हुए थे एक दिन के दौरे पे। वहाँ पे वो कराची के बिजनेसमैन जो हैं उनसे मिले हैं, और उन्होंने कहा जी कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो है बहुत ही हम ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, और बिजनेस कम्युनिटी जो है डेफिनेटली उसके साथ बात करेंगे इसको फाइनलाइज करने से पहले। और उन्होंने कहा जी कि जो ये सारे का सारा जो काम होता है ये प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो भी रोल प्ले करेगा प्राइवेट सेक्टर, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो भी रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर्स थे और सेक्रेटरीज थे उनको कहा जी कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ मिले और जो भी उनके इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। उन्होंने कहा जी कि आप जल्द ही हमसे सुनेंगे कि बाय May 1, एज अर्ली एज May 1 आपको कुछ रिलीफ भी सुनाई देगी हमारी तरफ से। बिजनेसमैन का जो ग्रुप था उसके जो चेयरमैन है जुबैर मोतीवाला, और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट है इफ्तिखार अहमद शाह, वो ये इस डेलीगेशन को जो बिजनेसमैन का था उसको लीड कर रहे थे। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल को कहा जी कि ये मीटिंग्स फौरन इन बिजनेस कम्युनिटी के साथ आप जो है वो सेटअप करें। और इसके अलावा जो FBR का जो SRO 350
जो पॉलिसी थी वो कह रहे थे, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसको हम डेफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि ये जो कस्टम्स रिबेट, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड्स और ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस और लेवीज जो है, इसकी बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। हम इसको फ़ौरन जो है कराची के लिए और सिंध के लिए रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को यह भी बताया गया कि बेतहाशा इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो टैरिफ्स हैं वो हाई हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ उनको बताया गया कि वाटर शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जो फंड्स आने थे K4 प्रोजेक्ट के लिए उनको भी रिलीज़ किया जाए, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि वो करेंगे। इसके साथ साथ जो है उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको कहा जी कि इन्फ्लेशन जो है उसको ईज़ करें, क्योंकि जो है वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको आपको कम करने की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। और फिर उन्होंने कहा जी कि आप लोग एक एक्सपोर्ट पॉलिसी का जो प्लान है वो बनाएं और हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम ये इश्यूज़ जो हैं सारे ख़त्म कर सकें। आज जो बहुत बड़ी, अगर आपने ट्विटर पे ट्रेंड देखा होगा, तो जो बॉम्ब शेल एक जो चीज़ रेवलेशंस जो हैं वो किए हैं मशाल यूसुफ जई ने, तो आज ट्रेंड है बहुत हाई बना हुआ उसके ऊपर, एक्स के ऊपर। मशाल यूसुफ जई जो हैं बुशरा बीबी की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी की तबीयत जो इतने दिनों से इतनी ख़राब चलती आ रही है, उसकी वजह यह है कि हमने फाइंड आउट किया है कि उनके फूड में टॉयलेट क्लीनर के कुछ जो हैं ड्रॉप्स मिले थे हमको। वो कहती हैं जी कि एक इनको खाना दिया गया था शब बारात की, जो अफ्तार मील था, और वो खाने के बाद इनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी, और उसके बाद दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ये उससे पहले बिल्कुल ठीक थी, ना तो इनको डायबिटीज़ था, ना तो इनको बीपी था, और जो है इनके मेडिकल टेस्ट जो थे, कोर्ट ने भी जो कहा था कि फ़ौरन आप करें, उसको रोक दिया गया था। अब हमें पता नहीं है कि ये किसने रोक दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि इनकी एंडोस्कोपी करो और ब्लड टेस्ट भी करो। एंडोस्कोपी जो की, उसमें पता चला कि इनके पेट में अल्सर बन गए और इन्फ्लेमेशन आ गई, और फर्दर रिपोर्ट ने शो किया कि इनके खाने में टॉयलेट क्लीनर जो है वो डाला गया था। इन्होंने कहा जी कि इनका ब्लड टेस्ट जो है वो क्यों नहीं कराया जा रहा, कौन इसको रोकता जा रहा है, और इनके जो ये ब्लड टेस्ट और बाकी मेडिकल जो हैं फैसिलिटीज़, इनको अलशिफा हॉस्पिटल में दी जाएं, और वो सारी रिपोर्ट्स क्रॉस चेक की जाएंगी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी थोड़े दिन पहले उनके चेस्ट में भी पेन आई थी, और लेकिन जो जेल का डॉक्टर था उसने ECG करने के बाद इनको फ़ौरन बताया था कि वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं किया गया। यूसुफ जई साहबा जो हैं वो KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भी एडवाइज़र हैं, तो यानी कि ज़ाहिर है कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं वो, और तो उन्होंने आज ये सारी डिटेल्स दी हैं। PTI के अंदर कुछ मिक्स्ड किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं। PTI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली के अंदर, उमर अयूब खान साहब, उन्होंने आज जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक ब्रीफ चैट जो है वो किया, और उन्होंने कहा जी कि अकॉर्डिंग टू इमरान खान इंस्ट्रक्शंस, शेर अफजल मरवत जो हैं उनको चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होना चाहिए, क्योंकि ये जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके साथ ये अलायंस में है, उन्होंने हामिद खान और हामिद रजा के नाम जो थे दिए थे, जिन्होंने बड़ी हेडलाइंस जो थी वो बनाई थी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने इसके बारे में कहा है, और अभी भी वो जो हैं फैसले जो हैं हमारी पार्टी के करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें ये करना पड़ेगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले जो अपना पार्टी का कन्वेंशन किया था उसको भी जो है उसमें भी ये डिसाइड किया गया था। लेकिन कंफ्यूजन उस वक्त आई क्योंकि इनके बयान से पहले लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा जी कि PTI ने डिसाइड किया है कि हामिद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो होना चाहिए। मरवत साहब जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो रोल अपना प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स को करीब लाने के लिए, लेकिन हामिद खान साहब का जो लॉयर्स के साथ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से ये इसके हेड बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो है PTI की बदबख्तियाँ जो है कम होती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जो अपने इंटरनल इलेक्शंस करवाए थे उसको फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्द किया है। तो लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, और बाकी सब पार्टियों में उसको नेक शरीफ लोग शफाफ तरीके से वो पोल्स करा रहे हैं। इसीलिए अभी तक PPP का हेड जो है एक भुट्टो है, इसीलिए PMLN का जो एक हेड है वो भी तक एक शरीफ है। बहुत अच्छे वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन सिर्फ खराब जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ खराब एक पार्टी करा रही है, और वो है PTI अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है जी। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन जो है मुमताज जहरा बलोच, आज उन्होंने एक रिपोर्ट जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने लेकर आई है 2023 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस, उसको बिल्कुल जो है नकारा है। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये सारी रिपोर्ट्स यूएसए में तैयार की जाती हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, और डोमेस्टिक सोशल लेंस से ही ये लोग जो हैं जज करते हैं दूसरे कंट्रीज के ह्यूमन राइट्स को भी, लेकिन ये बहुत हर कंट्री डिफरेंट है और इसके अंदर पॉलिटिकल बायस ये शो करते हैं। ये जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बात की है कि ह्यूमन राइट्स की बड़ी जो है वायलेशंस हैं, ये बड़ी ही शो करती है कि कॉन्स्पिक्युअस है, यानी कि बहुत ही फिनोमिनल है ये कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और इसको पॉलिटिसाइज किया करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा जी अमेरिका के अंदर ये नई बात नहीं है, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, ये इस तरह की रिपोर्टें जो हैं वो छापते रहते हैं, लेकिन ये अनसॉलिसिटेड रिपोर्ट्स होती हैं और इनके अंदर बेतहाशा फ्लॉज होते हैं। इनकी मेथोडोलॉजी जो होती है उसका पता नहीं होता कि ये कैसे इन्होंने की है, डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो नॉर्म्स हैं उनको ये लोग अंडरमाइन करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हिट किया आज यूएस को, यानी कि एतराज़ उसके ऊपर किया। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस गाजा में चल रही हैं, जिसमें कि 33,000 से ज़्यादा सिविलियंस की वहाँ पे डेथ हो चुकी है, जो वहाँ पे उनका जीनोसाइड चल रहा है, उस पर डेफनिंग साइलेंस है यूएस की। इसके अलावा डेफनिंग साइलेंस है यूएस की इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी। तो आप दूसरों को ह्यूमन राइट्स का दर्स जो है वो कैसे दे सकते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हम बिल्कुल माइनॉरिटीज का ख्याल रखते हैं और हम जो अपना ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क है उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और हम प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंडा को और फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको अपहोल्ड करते हैं। तो यानी कि हमें ह्यूमन राइट्स पे एटलीस्ट जो है वो लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आज एक पासिंग आउट परेड हुई जी लाहौर के अंदर, प्रोविंशियल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी, और उसके अंदर पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जो थी वो देखी गई पुलिस के यूनिफॉर्म में, वो यहाँ पे आई हुई थी और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो पासिंग आउट परेड है इसके अंदर 650 जो है फीमेल्स हैं जो कि अब पंजाब पुलिस में अपनी ड्यूटीज़ दे रही हैं और मैंने उनको अक्सर देखा है अपनी पब्लिक रैलीज में वो आई होती हैं। उन्होंने कहा जी कि आईजीपी जो हैं पंजाब के, उन्होंने मुझे इसके लिए परेड को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था और मैं बड़ी खुश हूं कि मैं इधर आई हूं और मैंने देखा कि जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं अपनी ट्रेनिंग को बड़ा वो सीरियसली लेती हैं। इसके अलावा उनको बड़े चैलेंजेस हैं और तो वो भी वो बड़े अच्छी तरह से करती हैं। अपने चैलेंजेस के बारे में जो पॉलिटिकल जर्नी में उन्होंने फेस किए, उन्होंने कहा जी कि एक आग का दरिया था और मुझे पार करना था। इट वॉज अ रिवर ऑफ फायर दैट आई हैड टू वेड थ्रू। और उन्होंने कहा जी कि इसके साथ साथ जब मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो बार बार हर कोई कह रहा था नवाज शरीफ की बेटी, नवाज शरीफ की बेटी। हाँ बिल्कुल, मैं प्राउड तो हूं कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, लेकिन अलबत्ता लोग मुझे जानेंगे अगर मैं अपने आप को खुद प्रूव कर सकूंगी। तो मुझे जो है मेरे काम के लिए देखा जाए, मेरी परफॉर्मेंस के लिए, मेरे बाप के परफॉर्मेंस के लिए ना देखा जाए। वैसे ये मानना पड़ेगा इमरान के नवाज शरीफ साहब ने कुछ तो अच्छे काम ज़रूर ही किए थे, ये तो है। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान हम आपको बता रहे हैं ना बिल्कुल पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है। इतना इंप्रेस हो गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान से कि जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो मारामारी पाकिस्तान में चल रही थी, बिल्कुल लग रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट भी उसको फॉलो कर रही है, कट पेस्ट कर रही है, बल्कि मैंने आपको बड़ी दफ़ा कहा है। तो क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पर भी इलेक्शन चल रहे हैं, फर्स्ट फेज के हो गए हैं, कल 26 से सेकंड फेज के इलेक्शन जो हैं हिंदुस्तान में शुरू हो जाएंगे। 7 फेजेस में ये हिंदुस्तान का इलेक्शन होएगा। आज बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने तो जनाब आज सोनिया गांधी जी को ही जो है रगड़ डाला। उन्होंने कहा जी ये जो है टेररिस्टों के लिए आंसू बहाती है और जिस वक्त बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था 2008 में सितंबर 19 को दिल्ली पुलिस ने किया था, क्योंकि वो एक ऑपरेशन कर रहे थे अरेस्ट करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्टों को जिनमें उनकी फिर डेथ्स हुई थी, 2 टेररिस्ट मारे गए थे। तो सोनिया गांधी उसके ऊपर जी बड़ा रोई थी। तो हम पूछना चाहते हैं कि उसका इन ट्रेटर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है और वो उनको क्यों सिंपैथी दिखा रही है और क्या वो उनको पसंद करती है। और जो पुलिस जो थे दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्रा शर्मा, वो तो इनके खिलाफ लड़ रहे थे और जब ये मरे तो ये इनको बड़ा जी अफसोस होया। तो ये जो है बड़े एरोगेंट किस्म की इन्होंने एक अलायंस बनाई है कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस, जो कि मुल्क को जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है।
अच्छा जी, अब इस पे जाहिर है कि इनकी बेटी जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने तो चुप नहीं करना था। उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा बयान जो कि आजकल बीजेपी दे रहा है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है, क्योंकि उनको पता है कि हम जब तक इस तरह के एब्सर्ड स्टेटमेंट्स नहीं देंगे हम फेवर गेन नहीं कर सकेंगे इन इलेक्शंस के अंदर। और वो कहने लगी कि जी बीजेपी के लीडर्स इतने लो लेवल पे आ गए हैं कि अब वो झूठ बोलने पे आ गए हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और लोगों को बल्कि स्केयर कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं उनको, ताकि वो जो है किसी भी दूसरी पार्टी को वोट्स ना दें, सिर्फ बीजेपी को दें। खुश हो आमिर? क्या बात है जी, देखा है कैसे पाकिस्तान के पीछे पीछे चल रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, अब जनाब एक और नया स्यापा इंडिया में शुरू हो गया है, एंड दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स जो है बाय सैम पिट्रोडा, चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, उन्होंने जनाब बहुत ज़्यादा उनको बीजेपी का क्रिटिसिज्म आया और फिर कांग्रेस जो है उसने भी छोड़ना नहीं था इनको। बीजेपी के लीडर्स जो थे इनको फिर हिट किया गया, इंक्लूडिंग अमित मालविया एंड जनत सिन्हा। कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं ऑफ कम्युनिकेशंस जयराम रमेश साहब जो हैं, उन्होंने जनाब फिर ओल्ड जो है ट्वीट्स वो निकाल ली। ये जो इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर ये अब लड़ाई शुरू हुई है। जयराम रमेश साहब जो हैं उन्होंने मालविया साहब की ओल्ड ट्वीट्स निकाली, जो कि कन्वीनर हैं बीजेपी के आईटी सेल के। उन्होंने अपने एक्स पे रमेश साहब ने लिखते हुए कहा कि कांग्रेस का तो जो स्टैंस है वो बड़ा क्लियर है कि हम कोई नया वेल्थ टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इसको बड़ा सपोर्ट करते रहे हैं। और क्या मोदी जी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं? सबसे पहले उन्होंने जयंत सिन्हा के बारे में कहा जी कि उन्होंने तो 15 मिनट पूरे स्पेंड किए थे बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस टैक्स को 55% तक लेकर जाने के लिए, जैसे कि यूएस में है वैसे ही उन्होंने फेवर किया था कि हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। तो पीएम साहब के पास इसका क्या जवाब है? हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट राजीव गांधी जी जो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो एस्टेट ड्यूटी जो थी 1985 में एबॉलिश की थी, लेकिन मोदी सरकार जो है वो ये लेकर फिर से आना चाहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स जो थे इस आर्टिकल के वो भी शेयर किए। मालविया साहब जो हैं फिर वो भी चुप नहीं रहने वाले थे। उसके ऊपर फिर ये जो जयंत सिन्हा और मालविया साहब के ऊपर एलिगेशंस आए थे, तो मालविया साहब ने इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई और उन्होंने कहा जी कि चिदम्बरम साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जब थे 2012 में, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो है आइडिया पेश किया था। अब जी जब इन्होंने ये कहा, चिदम्बरम साहब भी चुप बैठने वाले नहीं थे। चिदम्बरम साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी ये जो कंट्रोवर्सी है ना बीजेपी मैन्युफैक्चर अब कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें तो एक भी लफ्ज नहीं है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनहेरिटेंस टैक्स का। तो बीजेपी ये किस तरह से बात कर रही है? बहरहाल जी, घमसान बोलते हैं ना, वो घमसान की जंग जो है दोनों पार्टीज के बीच में चल रही है जी ये है। और कल हमने आपको बताया था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि भाई ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, थोड़ा इनको रोको, ये कैसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो आज फाइनली जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जागता है ना कभी कभी, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अब जाग गया है जवान है जी। तो ये जब जागे हैं आज, तो आज इन्होंने कहा है जी नोटिस भेजे हैं, शो कॉज नोटिस भेजे हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करने पे मोदी जी को, कांग्रेस के जो हैं प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी को, उनको। और उन्होंने कहा जी कि मंडे को 11 बजे तक मुझे आके बताओ कि आपने ये कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट क्यों किया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं आप लोगों की पार्टियों के, उनको बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है और उनको कंप्लायंस करना चाहिए ये जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है। मोदी जी ने राजस्थान की रैली में जो कहा था कि जी कांग्रेस सारी की सारी आपसे वेल्थ लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देगी मुसलमानों के अंदर, तो खड़गे साहब ने इसको हेट स्पीच कहा था और कहा था कि ये एक पॉलिटिकल लीडर के बहुत ही बिलो डिग्निटी है। बीजेपी के जो चीफ थे जेपी नड्डा, उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि भाई आप जो इनके खिलाफ है एक एक्शन लें। तो अब ये इसके अंदर जो है क्या एक्शन लेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो तो भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर आप सबके सब लीडर, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के नहीं बल्कि सारे ही जो हैं वो
इसके ऊपर जो है अमल दरामद करें। और उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा सिर्फ इन लोगों को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उनको भी भेजे गए हैं अब नोटिस, और उनको भी सेपरेटली कहा जी कि आप जो कॉन्स्टेंटली मोदी जी और बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हो तो आप भी आके सामने एक्सप्लेन करो कि आप ये किस बेसिस के ऊपर कर रहे हो। लेकिन बड़ी बात है, आज लोगों ने जो एक्टिविस्ट हैं इंडिया में उन्होंने कहा जी आखिरकार ECI जो है वो जाग गई है, क्योंकि सालों से मोदी जी के खिलाफ जो है ये कंप्लेंट्स की जा रही थी और कभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया था। तो बड़ी बात है। प्रियदर्शन साहब जो है फिल्म मेकर, उन्होंने आज अपने एक्स के ऊपर लिखा है जी कि अब वो एक नई फिल्म अक्षय कुमार साहब के साथ बनाने वाले हैं और 14 साल के बाद इनके साथ रीयूनाइट करेंगे। इन दोनों ने मिलकर बड़ी जबरदस्त कल्ट फिल्म्स बनाई थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि हेरा फेरी जो 2000 में बनी थी और फिर भूल भुलैया जो 2007 में आई थी। तो प्रियदर्शन साहब ने कहा जी कि मैं राम मंदिर के ऊपर एक डॉक्यू सीरीज बना रहा था जो कि अब कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अक्षय कुमार के साथ फिर से काम करूं। इस मूवी को, जिसको कि अभी नाम नहीं उन्होंने दिया है, उसको एकता कपूर जो है प्रोड्यूस करेंगी। अलबत्ता उन्होंने कुछ रूपरेखा उसकी बताई है। उन्होंने कहा जी कि ये एक हॉरर, फैंटेसी और ह्यूमरस फिल्म होएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये भूल भुलैया जैसी होएगी? नहीं, ये भूल भुलैया जैसी बिल्कुल नहीं होएगी। भूल भुलैया साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, ये वाली जो है फैंटेसी है, मैजिक है और जो हिंदुस्तान के ओल्ड सुपरस्टिशंस हैं उनके ऊपर जो है बेस्ड है। तो मैं बड़ा खुश हूं अक्षय कुमार के साथ काम कोलैबोरेट करने के लिए। उसके साथ काम करना हमेशा बड़ा खुशी का बायस होता है। मिस यूनिवर्स 2000 लारा दत्ता हिंदुस्तान की, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उनसे पूछा जा रहा था उस इंटरव्यू के बीच में कि भाई ये जो ट्रोल्स आते हैं सोशल मीडिया पे, इसको आप कैसे लेती हैं? तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं और कमेंट्स आपको देते हैं। वो कहती हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे ट्रोल्स देते हैं, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरी फॉलोइंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.3 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं जी मैं तो कभी कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालती हूँ, मेरे फॉलोअर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हाँ कभी कभी बड़े गंदे किस्म के कॉमेंट्स आते हैं जिसमें किसी ने लिखा होता है अरे ये तो बुढ़ी हो गई, अरे ये तो मोटी हो गई। लेकिन वो कहते हैं जी उनके इन बातों से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि ये सारे जो इस तरह के अकाउंट्स होते हैं ये कुछ खास किस्म के लोग चलाते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो चूँकि मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं उनके ऊपर कोई भी जजमेंट पास नहीं करूँगी। तो वेरी स्मार्ट ऑफ हर। और जनाब नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर जो है संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी 1 मई को आने वाली है। उस सिलसिले की एक प्रीमियर जो है वो शो वो जो होल्ड किया गया था और उसके अंदर बड़े बड़े सितारे जो थे वो नज़र यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आलिया भट्ट जो हैं अपनी मदर सोनी राजदान और मदर इन लॉ नीतू कपूर के साथ देखी गई, लेकिन इनके हस्बैंड रणबीर कपूर जो थे वो एब्सेंट थे। इसके अलावा अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा और भी बहुत सारे सितारे नजर आए। लेकिन जो इनके बड़े क्लोज चड़ी बड़ी हैं सलमान खान साहब, वो बड़े ही अजीब से रंग ढंग में नजर आए। ये जो संजय लीला भंसाली थे इन्होंने अपने जो है सोशल मीडिया पे लिखा था कि ये एक बड़ा ही हीरा मंडी द डायमंड बाजार बड़ा ही स्टार स्टडेड इवेंट है और नेटफ्लिक्स ने भी इसके ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा जी था, नेटफ्लिक्स ने कहा कि इट इज़ अ नाइट ऑफ रॉयल नाइट ऑफ ग्लिट्स ग्लैमर एंड ग्रैंडर एंड द सीरीज प्रीमियर्स ऑन May 1 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन जो सल्लू भाई हैं वो देखे गए बड़ी क्वर्की किस्म की, उन्होंने एक ट्राउजर्स पहनी हुई थी, ड्रैगन बॉल जी का उसके ऊपर प्रिंट बना हुआ था। तो लोगों ने कहा कि अरे ये कहीं एनिमी के फैन तो नहीं है। तो बहरहाल जी लोगों ने काली तो उन्होंने ऊपर टी शर्ट पहनी थी, लेकिन नीचे उन्होंने बड़ा ही वो ज़बरदस्त था, ड्रैगन बॉल जी का प्रिंटेड सा एक पैंट पहना हुआ था। तो उसके ऊपर लोगों की काफ़ी नजरें गई। ब्रैड मर्चेंट जो हैं जी उन्होंने जनाब 2 दफ़ा स्कोर किया और इसमें इंक्लूडेड था जो कि विनर थे 3rd पीरियड में, और उन्होंने असिस्ट भी किए उसको बॉस्टन ब्रून्स ने, लेकिन फिर भी उसकी वजह से बॉस्टन ब्रून्स ने डाउन किया टोरंटो मेपल लीव्स को 4-2 से, और अब ये सीरीज जो है आगे चल रही है 2-1 से, वरना अभी तक ये जो है 2-0 से आगे चल रही थी। लेकिन मेपल लीव्स आपको मैंने बताया ही है 82 गेम्स है, मैंने पहले ही आपको कल ही कहा था, माजिद भाई कह रहे थे 82 गेम्स, मैंने कहा मेपल लीव्स ने उसमें से 2 ही जीतनी है, तो 2 उन्होंने जीत ली हुई हैं। अब उनका हारने का चक्कर शुरू हो गया, तो वो हार गए जी, अपनी तीसरी गेम जो थी वो हारे। अब जो
बेस्ट ऑफ 7 है वो सैटरडे को उसमें से चौथी गेम होएगी स्कॉशिया बैंक अरीना के अंदर, और पांचवी गेम जो ट्यूसडे को होने वाली है वो फिर उसके लिए इस टीम को बॉस्टन जाना पड़ेगा, वहां पे होएगी। आईसीसी ने जी अपना अपडेट किया है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर डिटेल्स जो कि न्यूयॉर्क में है, जो कि होस्ट करेगा 2024 का T20 वर्ल्ड कप। और इसके अंदर जो है उन्होंने बताया है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है यहाँ पे जून 9 को होएगा। जो ये जो है स्टेडियम 8 मैचेस होस्ट करेगा, और फर्स्ट वन जो है वो यहाँ पे होगा विनर्स जो थे 2014 का श्रीलंका और उसका जो है साउथ अफ्रीका, उसके साथ ये फेस ऑफ करेंगे। तकरीबन 34,000 के करीब फैंस जो हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट स्टैंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो रिमेनिंग स्टैंड्स हैं उनके ऊपर काम हो रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप अब सिर्फ 39 डेज अवे है, तो लोग कह रहे थे कि क्या ये कंप्लीट काम हो जाएगा, तो आईसीसी ने कहा कि कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप्स 4 बने हैं, ग्रुप ए के अंदर है इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए। ग्रुप बी के अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। और ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पेपुआ न्यू गिनी। और ग्रुप डी के अंदर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और नेपाल शामिल हैं। तो जून 9 को जैसे मैंने आपको बताया इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है यहाँ पे होएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को वाइट वॉश किया जी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, विमेंस टीम ने 3-0 से, जो हमने आपको कल खबर बताई थी। लेकिन उसके रहते अब जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन बिस्मा मारूफ हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है आज अनाउंस किया है विद इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने जो है अपना ओडीआई डेब्यू इंडिया के अगेंस्ट किया था 2006 में। T20 डेब्यू जो है वो इन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट 2019 में किया था। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बैट्स लेडी हैं ये, और पाकिस्तान को 276 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और इन्होंने 6,262 रन्स बनाए हैं, इंक्लूडिंग 33 50s यानी कि हाफ सेंचुरीज, और 80 विकेट्स इन्होंने ली हैं। ये राइट आर्म लेग स्पिन करती थी, और ये जो थी शी वाज पार्ट ऑफ द टू गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान ने क्रिकेट में जीते थे एशियन गेम्स में 2010 और 2014 में, उसका ये हिस्सा थी। इन्होंने कैप्टन भी किए हैं पाकिस्तान के लिए 96 इंटरनेशनल मैचेस। आज रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करते हुए इन्होंने कहा जी कि ये गेम जो है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इससे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं छोड़ रही हूँ। इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी, और इसमें बहुत सारे मुझे चैलेंजेस आए, विन्स आए, अनफॉरगेटेबल मेरी मेमोरीज बनी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी फैमिली का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आईसीसी का भी जिन्होंने मेरे पीसीबी का भी जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। तो ये आज इन्होंने कहा। और जनाब न्यूजीलैंड जो है उसने आज का मैच भी जीत लिया। तो एज अ रिजल्ट न्यूजीलैंड लीड्स 2-1 इन 5 मैच सीरीज। दे डिफीटेड पाकिस्तान बाय 4 रन्स ओनली। बहुत ही बैड हुआ ये। और पाकिस्तान को जो था दिया था इन्होंने टारगेट 179 का। इनको पहले कहा गया था कि जी आप बैटिंग करेंगे। बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 178 फॉर 7 बनाए थे। और ये जो था 4th T20 लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा था। इसमें पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया 175 पे, तो उसकी वजह से ये 4 रन से जो हैं ये हार गए। इसके अलावा जो पीसीबी है उसने कहा है जी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पाकिस्तान विमेंस टीम सिलेक्शन कमेटी। और डिस्पाइट सीरीज लॉस टू वेस्ट इंडीज, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान विमेंस टीम के अंदर हमारा बड़ा भरोसा है। पाकिस्तान अभी भी 5th पोजीशन पे खड़ा हुआ है 10 टीम्स आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप 2022-25 के अंदर। टॉप 5 टीम जो हैं वो जो होस्ट है इंडिया जो कर रहा है ये विमेंस टीम के मैचेस, उसके वो वहां पे खेलेंगी और डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए। बाकी के जो यहाँ पे टीमें हैं वो उनको क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा टू मेक टू द मेगा इवेंट। पीसीबी जो है उसने कहा है जी इस सिलसिले में कि हमारे जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी के जो पैनल के मेंबर्स थे, जैसे कि असमाविया इकबाल, मरीना इकबाल और अब्दुल वो रहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर शामिल किया जा रहा है अब्दुल रज़ाक और असद शफीक को भी। ये दोनों जो हैं असद शफीक और रज़ाक जो मेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी है उसका भी हिस्सा हैं।
इसके साथ साथ जो फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं बतूल फातिमा वो भी ज्वाइन कर रही हैं। कोच और कैप्टन जो हैं वो भी पार्ट होंगे ऑफ विमेन सिलेक्शन कमेटी। उसके बेसिस के ऊपर फिर अब नई टीम जो है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। कार्टिंग चैंपियनशिप जो हुई है उसके अंदर पाकिस्तान के इनाम अहमद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो विक्ट्री जीती है अलॉन्ग विद हिज टू वेरी टैलेंटेड ड्राइवर्स फ्रॉम पाकिस्तान, जिसको कि इसने हैंड पिक किया था। मैज चुगताई और शामिक सईद, खास तौर पे जो शामिक है उसको तो बिल्कुल हैंड पिक इसने कराची से किया था। ये जो मैचेस थे कार्टिंग के ये चल रहे थे अंडर नेशंस कप इन दुबई, 12 आवर एंडोरेंस कार्टिंग रेस। उसके अंदर इन्होंने जो है इंडिया को भी पीछे छोड़ा, 9 लैप से ये आगे चल रहे थे। आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस थी और इन्होंने आउटपेस किया 30 दूसरे जो कंपेटिटर्स थे उनको। जो ये क्वालिफाइंग राउंड था उसमें पाकिस्तान जो था सेकंड पोजीशन पे था और फोर्थ था ओवरऑल। वो फोर्थ ओवरऑल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। उसकी वजह ये है कि 30th पोजीशन पे ये चले गए थे जब इनका टायर पंक्चर हो गया था और फिर इन्होंने अपना टायर फटाफट चेंज करके स्पीड दी और चौथे नंबर पे आए। अगर इनका टायर कहते हैं जी पंक्चर ना होता तो ये अपना पोडियम फिनिश भी कर सकते थे। तो एनीवेज गुड न्यूज़ फॉर कार्टिंग चैंपियनशिप और जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ है क्योंकि स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के जो चैंपियंस हैं वो मतलब प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं। सो मैंने सोचा कि जी एक अच्छी न्यूज़ के साथ आपको जो है वो किया जाए। और यहाँ पे कुछ आए हुए हैं दहशतगर्द जिनका